Namaskar, one and all. Today, I welcome you to this exciting journey that we are taking for ingredient scientists. My being a woman has nothing to do with the life choices that I make. And what is this all hoopla about women and science? Do you know who has said these words? These were said by a great and renowned scientist of this nation, and her name was Anna Maniji. Today, she is celebrated as the weather woman of this nation. And today, we'll be celebrating 74 years of independence. And what could be the great time to give a tribute to this wonderful scientist? And today, I would like to welcome my co host and my very good friend, Nav Kiran. And we will be talking about Anna Maniji. Welcome, Nav Kiran. Hello, Vishali. Namaskar. How are you? I hope you and everyone is doing extremely well. Thank you for inviting me. We are very proud to say that Navi is one of the core members of our Dayu Science Communication, and today we'll be talking about Yes. Anna Maniji. So, Navi, could you tell me a little introduction about this great scientist? Yes, sure. So Anna Modail Maniji, she was born on 23rd of August 1918, and she was the reason that is why our country was among top five countries who have ozone zones. So before continuing this, I would say the episode, I want to tell you what is ozone zones. तो ओजोन सोन्स एक लाइट वेट बलून बोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हमें बताते हैं एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन की। फॉर एग्जांपल ओजोन में कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, क्या टेम्परेचर है वहाँ का, क्या प्रेशर है। तो ये सब की इंफॉर्मेशन के पीछे जो मैम है वो है अन्ना मोदाई मनी, जिनको पॉपुलरली हम अन्ना मनी भी कहते हैं। और इनका जो खिताब इनको दिया गया वो है वेदर वुमेन ऑफ इंडिया का, जो कि एक बहुत ही अच्छा खिताब एक इंडियन गवर्नमेंट ने इनको दिया है इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से इंडिया आज सेल्फ रिलायंट है वेदर फोरकास्ट में। आज जो हम भी इतना पता चलता है कि क्या वेदर है, या 24 आवर्स के बाद क्या वेदर होने वाला है, अगले हफ्ते क्या वेदर होने वाला है, इसके पीछे ये साइंटिस्ट है। इनके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा इंटरेस्ट और डेवलप हो। बिल्कुल So नवी, she was a बताइए। visionary scientist with a boundless energy, और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज करी कि एक पोटेंशियल है सोलर एनर्जी में जिसको हम एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूटिलाइज कर सकते हैं इंडिया में। तो उन्होंने डाटा गैदर करना शुरू किया, सीजनल और जोग्राफिक डाटा, और उसके ऊपर काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने हार्नेसिंग ऑफ विंड एनर्जी पे भी काम किया है। तो एक ये छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच। यस वैशाली। हाँ जी, नवकिरण। तो एक बहुत ही अच्छा किस्सा जब मैं पढ़ रही थी मैम के बारे में, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा किस्सा पता चला कि उनके चाइल्डहुड का, जब 8 साल की उम्र में उनको कुछ एक छोटा-सा गिफ्ट उनके पेरेंट्स ने देना चाहा, लेकिन उन्होंने उसके गिफ्ट के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी। तो मैं चाहूँगी कि आप वो किस्सा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल वैशाली। तो जब मैम 8 इयर्स की थी तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता था, और चलो मैं पहले उनकी थोड़ी फैमिली के बारे में भी बताना चाहूँगी। तो वो जो है उनकी फैमिली प्रॉस्परस फैमिली थी इन पीर मैडू इन स्टेट ऑफ तिरुवनकोर, जो कि अब केरला में आता है। और उनकी फैमिली एशियन साइरियन क्रिश्चियन चर्च में बिलीव करती थी, बट वो अनलाइक हर फैमिली शी इज़ एन एगोनिस्ट, जो कि गॉड में बिलीव नहीं करती थी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि उन्होंने अनलाइक उनके सिबलिंग्स की तरह उन्होंने अपनी लाइफ को डिवोट किया साइंस के प्रति, फिजिक्स के प्रति। अब जो वैशाली बात करना चाहती हैं एक इंसिडेंट के बारे में। तो वो जब 8 साल की थी तो उनके एक फैमिली कल्चर, एक ट्रेडिशन केरला में होता है कि जिसमें इयररिंग्स दिए जाते हैं डॉटर्स को। तो उनके बर्थडे पे जब उनके फादर ने उनको इयररिंग गिफ्ट किए तो उन्होंने उसको रिफ्यूज़ करके, वो चाहती थी कि उनको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
दी जाए जिसके थ्रू उनको नॉलेज बढ़े, सोशल जस्टिस के बारे में उनको ज्ञान हो। तो आप देखिए उन्होंने ज्वेलरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर जो बाहरी हमारी ज़िंदगी की मैं संवारने से बेहतर उन्होंने अपने अंदर अंदर आत्मा को संवारना ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना बेहतर समझा एज कम्पेयर टू कि वो इयरिंग एक्सेप्ट करती। तो ये जो उनकी स्टोरी है ये मुझे और विशाली को बड़ी ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही मोटिवेशनल लगी। बिल्कुल नवकिरण। तो ये एक ऐसा किस्सा था कि जब हमें ये पता चला कि मैम का कितना ज़्यादा रुझाव था साइंस के प्रति, और उनकी क्या डेडिकेशन थी कि सिर्फ 8 साल की उम्र में भी उन्होंने इयररिंग्स ना लेकर एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया का सेट जो था वो अपने लिए लिया। तो उसके बिल्कुल। बाद भी मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी नवकिरण कि अगर आप हमें थोड़ा-सा उनका ग्रेजुएशन और उनकी जो हायर स्टडीज़ है, अगर आप उसके बारे में भी हमें थोड़ा-सा बता पाएँ, तो हमारे ऑडियंस बिल्कुल ये सुनने अब के लिए उत्सुक रहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम डिस्कस करते हैं उनकी थोड़ी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो उनको शुरू से ही मैम को बुक्स पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। उन्होंने अपनी चाइल्डहुड में अपने जो केरला जहाँ वो रहती थी, उनके आस-पास जितनी भी लाइब्रेरी में बुक्स थी, वो ऑलमोस्ट सब पढ़ ली थी अपने चाइल्डहुड में ही। तो उनको नॉलेज काफ़ी थी और उन्होंने अपनी स्टडी सोची थी मेडिसिन में करने की। शी वांटेड टू स्टार्ट हर स्टडीज इन मेडिसिन, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल एंड शी ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। उन्होंने अपनी बीएससी ऑनर्स की डिग्री कंप्लीट करी फिजिक्स और केमिस्ट्री में फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1939। फिर उनको स्कॉलरशिप मिली रिसर्च के लिए, और इस वजह से उन्होंने अपनी पीएचडी शुरू करी है आईआईएससी बेंगलोर से शुरू करी थी, आई एम सॉरी। और उन्होंने अपनी पीएचडी शुरू करी थी सीवी रमन सर के अंडर। उनका जो फोकस था वो देखिए वो फिर से वो इयरिंग का जो इंसिडेंट था वो फिर से उनकी लाइफ में फिर से दोहराया गया। और ये इत्तेफाक की बात है कि जो उनकी स्टडीज थी वो स्टडीज थी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ डायमंड्स एंड रूबीज के ऊपर, सर सीवी रमन सर के अंडर। अब बहुत ही रिग्रेट वाली एक बात ये है कि मैम की पीएचडी जो है वो डिसर्शन नहीं हो पाया था, ओनली बिकॉज जी, दैट शी डिडंट हैव हर एमएससी। या हाँ जी, शी जस्ट कंप्लीटेड हर बीएससी ऑनर्स और उन्होंने पीएचडी परस्यू करी। उन्होंने अपनी पीएचडी की जो डिग्री थीसिस थी वो सबमिट करी मद्रास यूनिवर्सिटी में। बट यूनिवर्सिटी का कुछ क्राइटेरिया होता है कि वो विदाउट एमएससी जो है पीएचडी आपको ऑफर नहीं कर सकते। बट उन्होंने 3 इयर्स जो है सर के अंडर सीवी रमन सर के अंडर नॉलेज गेन करी। पीएचडी की डिग्री उन्हें नहीं मिल पाई बट जो वास्ट नॉलेज मिली आज वो हम सब इंडियंस के लिए बहुत ही हम थैंकफुल हैं उस नॉलेज के लिए कि उनको हम वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नवकिरण, जब हम इस सीरीज को शूट कर रहे हैं तो उसमें हमने एक चीज़ जो बहुत कॉमन देखी वो ये है कि जो जैसे ग्रेट साइंटिस्ट जैसे जियान रामचंद्रन जी, अन्ना मनी जी, ये सब सीवी रमन जी के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो मतलब हम मेरा जी जी। ये मानना है कि जो स्टूडेंट और जो टीचर का जो कनेक्शन है वो हर चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर है। और जैसे सीवी रमन जी ने मैम को इतना आगे प्रोत्साहन दिया और जैसे उन्होंने आगे जाके अपना स्कॉलरशिप लिया, तो फिर उनका मन वहाँ इतना ना लगा तो वो वापस से इंडिया आई और फिर उन्होंने इंडिया वापस आके फिर से रिसर्च करी। जी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। तो तो मैं जैस हाँ जी, बोलिए बोलिए वैशाली। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती थी कि एक और ही उनके मेंटर रहे हैं मैम के, अन्ना मनी जी के। तो मैं चाहूँगी कि आप उनके बारे में भी हमें थोड़ा-सा बताइए। उनका नाम वेंकटेश्वर जी है, तो आप उनके बारे में भी हमें थोड़ा-सा बताएँगे ताकि हमें पता चले कि जो मैम के जो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, उसमें किन-किन लोगों ने उनका प्रोत्साहन दिया है उन्हें?
जी, बिल्कुल वैशाली। तो जब 3 इयर्स मैम ने कंप्लीट किए सर की लैबोरेटरी में, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। 24 आवर्स तक वो लैबोरेटरी में काम करती थी। तो उसके बाद उनको एक स्कॉलरशिप मिली 1945 में हायर स्टडीज़ के लिए, और इस वजह से वो इंग्लैंड गए। अब वो इंग्लैंड में उनका काम था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जी हाँ, जो कि हम ऑब्जर्वेशन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं लेबोरेटरीज में, और मेनली स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके पास, उनके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर उनका काम था आफ्टर गोइंग टू इंग्लैंड। और ये आप सबसे मैं चाहूंगी स्टूडेंट्स को ये बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखिए, उनको स्टार्टिंग में पसंद बायो थी और उनका करियर हुआ हो रहा है फिजिक्स में। उन्होंने अपना पूरा करियर जो है डिवोट किया, अपनी लाइफ डिवोट करी फिजिक्स में, सिर्फ अपने टीचर से इंस्पिरेशन लेने के बाद। और इसी वजह से इंग्लैंड में जाकर उन्होंने फिजिक्स में ही अपनी स्टडीज जो है कंटिन्यू करी। वो इंग्लैंड में जाकर भी उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज में विजिट किया, बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में उनको विजिट करने का मौका मिला। जैसे कि एक लेबोरेटरी है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एट टेडिंगटन ऑन स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन फॉर डिफरेंट वेदर पैरामीटर्स। और इस जगह से उनका इंटरेस्ट जो है वो वेदर पैरामीटर्स में इंक्रीज हुआ। उन्हें लगा कि हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है वेदर फोरकास्ट, वेदर पैरामीटर्स में, इसलिए उन्होंने सोचा कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। जब वो इंग्लैंड वापस आए इन 1948, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स डिवीजन ऑफ आईएमडी एट पुणे ज्वाइन किया एज अ मेट्रोलॉजिस्ट। अब उनके जो बॉस थे वो थे एसपी वेंकटेश्वरम, और उनकी एक वर्कशॉप वहाँ पे सेटअप थी, जो उन सर ने उनको बहुत गाइड किया, उनको समझाया, उनको ये समझाने की कोशिश करी कि उनकी ज़रूरत इंडिया में है, हमारी इस कंट्री में है, और बाहर भी होगी, मैं ये नहीं कहना चाहती, बट यहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से उन्होंने अपना काम शुरू किया इन रेन गॉजेस में, इवेपोरीमीटर्स में, थर्मोमीटर्स में, एनीमोमीटर्स में, विंड वॉल्स एंड अदर। अब स्टूडेंट सोचेंगे सब क्या है, तो मैं उनको बताना चाहूँ ये सब हमारे जो वेदर टेलीकास्ट हैं ये उसमें यूज़ किए जाते हैं, जो कुछ टेम्परेचर्स बताते हैं। विंड वॉल्स जो होंगी वो विंड की डायरेक्शन बताती है, उनकी स्पीड बताती है। इवेपोमीटर्स को तो आप नाम से समझ गए होंगे, थर्मोमीटर्स भी आप नाम से समझ गए होंगे। तो इन सब की जो डिस्कवरी थी और इनको एक साथ यूटिलाइज किया गया जो ओजोन सोन्स में, वो मैन की डिस्कवरी थी कि इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज करके इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं वेदर फोरकास्ट में। तो एक ये छोटा सा वैसे तो मैम का बहुत अच्छा करियर था, बहुत कुछ किया मैम ने, बट एक ये छोटा सा मेरी कोशिश थी कि स्टूडेंट्स को समझाने का ब्रीफली कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा। जी वैशाली। तो नवकिरण, हाँ मेरा जी। ये कहना है कि जैसे उस टाइम पे जो लेडीज थी उनकी जो मैरिज की लाइफ, आई मीन मैरिज की जो एज थी वो काफ़ी अर्ली स्टेज पे उनकी मैरिज हो जाती थी। जैसे कि हमने पढ़ा मैम के बारे में, तो मैम ने हम्म। अर्ली स्टेज पे तो मैरिज को बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहती थी। बट उसके बाद भी उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में ताकि वो अपने फेलो सिटीजन्स के लिए कुछ आगे काम कर पाएँ। और जो स्टेपिंग स्टोन्स या जो फाउंडेशंस हम कह सकते हैं, जो इंडियन लेबोरेटरीज़ की जो हैं, वो मैम ने रखी और उन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन इसी फील्ड में आगे लगाया। और जी। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को एक बिल्कुल साइड में रखकर सिर्फ एक जो नेशन बिल्डिंग के लिए जो काम किया है, हम्म। वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है। अगर आज आप या मैं, हम भी अगर साइंस में ऐसा थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मैम हम्म। का जो उसमें जो योगदान है, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। तो बिल्कुल। नवकिरण, आप कुछ उनके मतलब इस पॉइंट पे भी आप कुछ बोलना चाहेंगे?
जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन उस वक़्त रिसर्च में हमारे कंट्री में बहुत ही कम था। कम भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि 0.1% भी शायद मैं ज़्यादा कहूँगी इस वक़्त, क्योंकि अर्ली एज में मैरिज और ये सब चीज़ें हमारे इंडिया का एक कल्चर बनता जा रहा था। But for a change, she decided not to get married and she decided to devote her life in pursuit of science, either botany or physics. बट उन्होंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ को जो है साइंस के प्रति डिवोट करती हूँ, और बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं इंडिया में ही कुछ करना चाहूँगी एज कम्पेयर टू कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में रिसर्च करूँ। तो मुझे लगता है कि आज हम सब गर्ल्स जो हैं थैंकफुल हैं मैम का, अनामनी मैम का, कि उन्होंने ये स्टेप लिया, हमें मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि आज हम भी कुछ कर पा रहे हैं अपने देश के लिए, और थोड़ी बहुत जो रिसर्च हम कर रहे हैं ये मुझे लग रहा है कि इनके मोटिवेशन की वजह से ही है। जी। जी। तो मैं एक और किस्सा नवकिरण आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे उस टाइम पर किसी ने मैम से पूछा कि क्या आप जेंडर इक्वालिटी के लिए बात करते हैं कि अगर वुमेन और साइंस का उस टाइम पे ज़्यादा मिलाप नहीं देखा जाता था, क्योंकि वुमेन ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा ज़्यादा अहमियत देती थी बजाय कि उनकी करियर के। लेकिन किसी ने जब उनसे ये पूछा कि मैम आप इससे क्या जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसे ख़त्म करना चाहती हैं, तो मैम ने जो आंसर दिया वो आप और मैं अभी थोड़ा समझेंगे तो अभी हमें पता चलेगा कि उनका जो रिप्लाई था उनको, उन्होंने ये बोला कि मैं इसको जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पर मैं साइंस नहीं करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा उसके प्रति रुझान है। और मैम ने ये भी बोला कि मेरे साइंस लेने से आपको दूसरी लड़कियों को साइंस में आने या ना आने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं अपनी लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल रहूंगी या नहीं रहूंगी, और अगर मैं फेल हो गई तो क्या आप बाकी वुमेन को भी बोल देंगे कि आप भी साइंस में मत आइए। तो उनका ये बहुत ही बढ़िया रिप्लाई था। तो ऐसी बातों से ये पता चलता है कि जो उनकी रुचि थी वो सिर्फ अपने काम के प्रति थी, और उन्होंने उनका जो डेडिकेशन था जो वुमेन और जो फेलो जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, वो कुछ ज़्यादा ही सराहनीय रहा है। तो नवकिरण अगर आप भी कुछ बिल्कुल। थोड़ा-सा इस पे बताना बोलना चाहें तो बिल्कुल बताइए? जी, बिल्कुल वैशाली, पर्सनली अब हमने मैम की प्रोफेशनल जो है लाइफ के बारे में चर्चा की। अब जैसे वैशाली बता रही हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट सी पर्सनालिटी, मैम की बहुत सॉफ्ट, और मैं कहूँगी कि सेंसिबल थिंकिंग वाली पर्सनालिटी, उनके जवाब, और मैं कहूँगी उनके आंसर्स एकदम टू द पॉइंट लॉजिकल आंसर्स वो देती थी। जैसे कि ये आपने मुझे एक किस्सा सुनाया मैम का कि मैम ने इस क्वेश्चन का इतने ब्रिलियंटली, इतने लॉजिकल आंसर दिया। सो आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस और द लाइंस फ्रॉम मैम। सो उनकी अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो वो बहुत ही जी, इन्फ्लुएंस्ड थी बाय द आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा गांधी जी। और बिल्कुल। वो हमेशा खादी पहनना पसंद करती थी, प्रेफर करती थी ओवर अदर फैब्रिक। अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी शी डिसाइडेड टू वियर खादी बिकॉज उनको जो आइडियोलॉजीज थी महात्मा गांधी जी की वो अच्छी लगती थी, वो उस पर बिलीव करती थी और फॉलो करने की बहुत ही कोशिश करती थी। अब इसके साथ साथ जो उनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उनका म्यूजिक में बहुत रुझान था, और शी नेवर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। नेचर वाज हर पैशन। नेचर पे वो लोगों को जज करना पसंद करती थी, नेचर पे ही वो फोकस करती थी एज कम्पेयर टू वो रिलीजन पे, या जो मैं कहूँगी कि फेथ पे वो ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। उनको माउंटेन्स, सी और बर्ड्स वॉच करना बड़ा अच्छा लगता था, गाने सुनना बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम पे तो मुझे लगता है कि जो ओल्ड म्यूजिक होता होगा, वो म्यूजिक नॉट द लिरिक्स, जो म्यूजिक टोन्स होती होंगी वो पसंद है होती थी मैम को बहुत ज़्यादा। एंड शी वॉज वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव टू द सफरिंग्स ऑफ अदर।
अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैम को बड़ा अजीब लगता था, एंड शी वांट्स टू गिव हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड हर। और इसका पता चलता है हमें उनके इस बात से कि उनके जो फ्रेंड हैं वो ओवर 30 ईयर्स तक उनके साथ कनेक्टेड रहे। सो वो फ्रेंडशिप में, रिलेशंस में बहुत बिलीव करती थी, और प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी मैम बहुत ही काइंड हार्टेड साइंटिस्ट रही हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हम थैंकफुल करना चाहेंगे मैम का कि हमें उन्होंने मोटिवेशन दी है टू बी काइंड in personal life and to do something good in research in professionally as well। और मुझे लगता है कि वैशाली का जो कनेक्शन है वो थोड़ा वो हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो गई। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा सा उनके बारे में और बता के और इस चर्चा पे विराम देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स आज इस जो हमने एपिसोड शुरू किए हैं इसको सुने और मोटिवेट हों और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, हमारे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में और जानें। जो कुछ चीज़ें कमी रह गई थी उनकी नोटबुक्स में या फिर उनके जाने में, सीरीज देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो है अपने हमारे इंडियन साइंटिस्ट को जानने की। अब इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स इस चीज़ पे भी फोकस करें कि उनको इंग्लैंड में काफ़ी बड़ी लेबोरेटरीज और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इनवाइट किया, बट स्टिल शी डिसाइडेड टू कम बैक टू हर कंट्री टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन। और उन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, अपनी जॉब है, इंडिया में आके स्टार्ट करी रेदर देन कंटिन्यूइंग और स्टार्ट हर प्रोफेशनल लाइफ इन इंग्लैंड। तो इस चीज़ पे भी फोकस करें आप। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस चर्चा से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Yes, take care of yourself, and I would say keep continue with Dayu Science Communication. We are planning, we are actually uploading these kind of videos every day, so you can check our YouTube platform and visit it, and take information, take knowledge by seeing all the videos. Thank you. Namaskar. Take care. I hope you stay safe and healthy during these days. Thank you. Namaskar.